बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत स्मार्ट मीटर को लेकर के करेंगे, क्योंकि कटिहार में 2 गरीब परिवारों का 3 महीने का बिल 21 लाख रुपए का आया है। जब मात्र 3 महीने का बिजली का बिल 21 लाख रुपए। अब आप सोच सकते हैं कि स्मार्ट मीटर में किस कदर गड़बड़ी चल रही है। स्मार्ट मीटर लोगों का सरदर्द बन चुका है। लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती विभाग और सरकार स्मार्ट मीटर घरों में लगा रहे हैं। दरअसल कटिहार जिले के कोरा प्रखंड क्षेत्र के कोलासी संथाल टोला के 2 बिजली उपभोक्ता आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले हैं। वो पूरी तरीके से गरीब और असहाय हैं और मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से इन दोनों का बिजली बिल 3 महीने के कई लाख रुपए आया है। एक उपभोक्ता मक्कू टुड्डू है, जब उसके घर में 3 महीने पहले स्मार्ट बिजली मीटर लगाया गया था, जब 3 महीनों में उसका बिल 18,56,000 रुपए आया है। ये देख करके गरीब परिवार के होश उड़ गए। एक अन्य उपभोक्ता हीरा मुंडा का भी 3 महीने में बिजली बिल करीब 3 लाख रुपए आया है। इन दोनों परिवारों का कुल बिजली बिल 21 लाख रुपए से भी अधिक हो रहा है, जिससे इनकी हालात भी दयनीय हो गई है। इसके बावजूद भी बिजली विभाग इन परिवारों की सुध नहीं ले रहा है। बिजली विभाग को जानकारी दी गई है, पर अब तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है। गरीब आदिवासी परिवार ने बताया है कि हम लोग गरीब हैं, या किसी तरह मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। इतना अधिक बिल हम नहीं भर पाएंगे। हमने बिजली विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी है। अभी तक बिजली विभाग में बिजली बिल में सुधार नहीं किया गया है। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का 72 साल की उम्र में मंगलवार रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया है। उनका कई दिनों से इलाज चल रहा था। उनकी सलामती के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर भी जारी था, लेकिन वे जिंदगी की जंग हार गई है। उन्होंने रात 9:20 पर अंतिम सांस ली। शारदा सिन्हा की सोमवार रात वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था। लोक गायिका के बेटे अंशुमन सिन्हा ने अपने एक वीडियो संदेश में बताया था। उनका कहना था कि मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन की हालात के चलते मां बहुत बड़ी लड़ाई में जा चुकी है। अब काफी मुश्किल है। आप सब प्रार्थना कीजिए कि वे लड़ करके बाहर आ सके। आपको बता दूं कि मंगलवार को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, लोक गायिका शारदा सिन्हा का हालचाल जानने के लिए मुंबई एम्स पहुंचे थे। शारदा सिन्हा को संगीत में योगदान के लिए 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। जब विवाह गीत और छठ गीत उनके चर्चित गानों में शुमार है। अगर आपका भी राशन कार्ड है तो आप ये काम नहीं किए हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। 31 दिसंबर तक अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ, जिन व्यक्तियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है वे अपनी नजदीक के पीडीएस दुकान या फिर वसुधा केंद्र में जाकर के ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए सरकार के स्तर से 31 दिसंबर अंतिम तारीख निर्धारित किया गया है। निश्चित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराए जाने वाले पत्र लाभुक का राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में वे सरकार की ओर से मिलने वाले राशन से वंचित हो जाएंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले ई-केवाईसी पूरा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। इसके बाद समय सीमा को बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दिया गया है। तो अगर आपके घर में भी राशन कार्ड है और अपने राशन कार्ड को ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो आप करा ले, नहीं तो फिर 31 दिसंबर तक आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है, आप करा सकते हैं। दोस्तों छठ पूजा की शुरुआत हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। जी हाँ, छठ पूजा के इतिहास के बारे में अगर बात किया जाए तो छठ पर्व से जुड़ी हुई एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे तो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन ही राम राज्य की स्थापना हो रही थी। उसी दिन भगवान राम और फिर सीता ने व्रत रखा और सूर्य की आराधना की। या कहते हैं कि सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय उन्होंने फिर से अनुष्ठान करके सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि तब से लेकर के आज तक छठ पर्व के दौरान ये परंपरा चली आ रही है। मान्यता के अनुसार छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी, क्योंकि सूर्य पूजा की शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण के द्वारा हुई थी। कहा जाता है कि कर्ण प्रतिदिन सूर्य की पूजा करते थे। वह हर दिन घंटों तक कमर जितने पानी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। कहते हैं कि कर्ण के महान योद्धा बनने के पीछे सूर्य की कृपा थी। आज के समय में भी महिलाएं पानी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इससे जुड़ी हुई और भी कई सारी मान्यताएं हैं।
दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 13 नवंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान की आधारशिला रखेंगे, जिससे बहुप्रतीक्षित दरभंगा एम्स परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 188 एकड़ जमीन आवंटित की है, जहाँ पर बिहार का दूसरा एम्स बनने जा रहा है। यह 2,25,000 वर्ग मीटर में इसका निर्माण किया जाएगा। इस पूरी परियोजना के 3 साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना है। हाल के दिनों में दरभंगा एम्स परियोजनाओं को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई थी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि एम्स दरभंगा में ही बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सक्रिय रूप से भूमि उपलब्ध करा रही है और फिर निचले इलाकों से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का समाधान कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिलान्यास समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। राज्य और फिर केंद्र सरकारों के बीच ये सहयोग बिहार में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों के चलते पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इन दिनों चर्चा में है। लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक लगातार उन्हें धमकियां दे रहे हैं, जिससे पप्पू यादव के जीवन और फिर सामाजिक गतिविधियों पर खासा असर पड़ा है। जहां पहले उनके निवास अर्जुन भवन में लोगों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने भी उनसे दूरी बना ली है। हालांकि पप्पू यादव का अड़िग और फिर साहसी स्वभाव अभी भी कायम है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि जो उन्हें मारना चाहता है वह आकर के सामना करें। पप्पू यादव ने एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही मुंबई में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और वहां 2 दिनों तक रुकेंगे। जहां मुंबई में वे दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के समर्थन में प्रचार करेंगे। पप्पू यादव के करीबी लोगों का कहना है कि उनकी पत्नी रंजीत रंजन लगातार उन पर लॉरेंस के खिलाफ बयान न देने का दबाव बना रही है। इसी वजह से रंजीत रंजन ने कुछ समय पहले ये भी कहा था कि पप्पू यादव के बयानों से उनका या फिर उनके बच्चों का कोई भी संबंध नहीं है। माना जा रहा है कि ये बयान उन्होंने अपनी और फिर अपने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए दिया है। दोस्तों, बिहार में छठ के मौके पर महंगाई आसमान छू रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के ज्यादातर मंडियों में फल और फिर सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खास करके सेब, संतरा, अंगूर, केला, नाशपाती के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। खबर के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार पटना, भागलपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, बांका, बक्सर, आरा आदि शहरों में सब्जी और फिर फल के दामों में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। जब पटना में सेब की एक पेटी की कीमत 2000 पार कर गई है, जबकि अमरूद 800 रुपए की एक पेटी मिल रही है। आपको बता दें कि छठ पूजा में फल का स्थान प्रमुख होता है, जिसके कारण इसकी बिक्री भी खूब होती है। बिहार के सभी बड़े छोटे शहरों में बाजार फल से भरे पड़े हुए हैं। आने वाले 2 दिन तक फलों की बिक्री खूब होगी। जब बिहार में कई ट्रक फल दूसरे राज्यों से आए हैं। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इस बार भी छठ पूजा नहीं होगा। जहां आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ पटना में स्थित उलार सूर्य मंदिर के लिए निकल गए हैं। बीते 4-5 सालों से अलग अलग कारणों से राबड़ी आवास में छठ पूजा का आयोजन नहीं हो पाया है। या इस साल भी राबड़ी देवी के घर पर ये पर्व नहीं मनाया जाएगा। जब बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये फैसला लिया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे उलार सूर्य मंदिर जा रहे हैं, जब वहीं पर छठ मनाएंगे। उनके साथ मीसा भारती, तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। जहां उलार देश के प्रमुख 12 सूर्य मंदिरों में से एक है। ये दुल्हिन बाजार प्रखंड में स्थित है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव इन दिनों झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में पप्पू यादव सरायकेला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी मिलने के मामले पर कहा कि वे 1 लाख गोलियों से भी डरने वाले नहीं, जब तक कि उनका समाज उनके साथ है। वहीं पर पप्पू यादव ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए उन्हें गुंडा बताया है। इसके अलावा उन्होंने रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और फिर मधु कोरा पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने झारखंड के अस्तित्व को मिटा दिया है। साथ ही पप्पू यादव ने चंपई सोरेन को पीठ में खंजर भोंकने वाला धोखेबाज बताया है। आपको बता दूं कि पप्पू यादव को कथित तौर पर जान से मार देने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पूर्णिया पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद से नई दिल्ली से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस ने शनिवार को बताया है कि आरोपी की पहचान महेश पांडे के रूप में हुई है, जब उसका किसी गिरोह से संबंध नहीं है और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। जब पूर्णिया के एसपी कार्तिक शर्मा ने बताया है कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए धमकियां मिल रही थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है।
दोस्तों बिहार की 4 विधानसभा सीटों में उपचुनाव में बेलागंज सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। जदयू, राजद और फिर जनसुराज के नेता वोटरों की लामबंदी में लगे हुए हैं। जनसुराज के मैदान में उतरने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। जहाँ कह सकते हैं कि बेलागंज की बाजी तिनके की नोक पर टिकी हुई है। जदयू नेता जहाँ परिवर्तन, परिवारवाद और विकास को मुद्दा बना रहे हैं, वहीं पर राजद वर्षों से मान सम्मान दिए जाने की बात घर घर पहुंचा रहा है। जबकि जनसुराज, राजद और फिर जदयू दोनों पर मुखर होकर के बदलाव के लिए वोट मांग रहा है। जदयू से पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी राजद के घर को भेदने चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं पर राजद से सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ कुमार सिंह को अपनी विरासत बचाने की चुनौती है। जबकि जनसुराज के मोहम्मद अमजद 3 बार बेलागंज से चुनाव लड़ करके जनता की नब्ज टटोल करके मैदान में उतरे हैं। जनसुराज के मैदान में उतरने से मुकाबला कड़ा हो गया है। बेलागंज में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में सीधे टक्कर राजद और फिर जदयू के बीच हुई थी। राजद से सुरेंद्र यादव और फिर जदयू से अभय कुशवाहा चुनावी मैदान में थे। जानकार बताते हैं कि उस समय MY वोट नहीं बटे थे। नतीजा ये हुआ कि सुरेंद्र यादव चुनाव जीत गए। इस बार जनसुराज ने मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतार करके मुस्लिम वोट में सेंध मारने की कोशिश की है। वहीं पर यादवों के 2 कट्टर प्रत्याशी मैदान में होने से इनके अपने कैडर वोटरों का बिखराव तय माना जा रहा है। लेकिन इसका किसे फायदा होगा, ये तो फिर रणनीतिकारों के लिए यही भी प्रश्न बना हुआ है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसा मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दी है। आपको बता दूं कि ये खबर बिहार की नहीं है, यूपी की है, लेकिन जो खबर सामने आई है ये पूरे देश भर के लिए लागू होता है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स जम करके कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा है कि अगर यूपी मदरसा एक्ट वाजिब है तो फिर जज और फिर वकील साहब पहले अपने बच्चों को मदरसा में दाखिला दें। भारत के मुस्लिम राजनेता और अमीर वर्ग के बच्चे भी मदरसा नहीं जाते तो फिर क्यों ना इसे एक्ट के साथ अनिवार्य कर दिया जाए। वहीं इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि दिल गार्डन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया गया है। पिछली सुनवाई में CJI ने यह कहा था कि जियो और जीने दो। दोस्तों बिहार में हाल ही में एक घटना काफी चर्चा में रही है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र किशोर सिन्हा उर्फ RK सिन्हा के पैर छुए थे। चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर पटना के आदि चित्रगुप्त मंदिर में एक कार्यक्रम था जिसमें CM नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे। इसी दौरान RK सिन्हा के मुंह से उन्होंने अपनी प्रशंसा सुनकर के उनके पैर छूने की कोशिश की। अपने से अधिक उम्र के RK सिन्हा का पाँव जब CM नीतीश कुमार छूने के लिए झुके तो RK सिन्हा ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की और गले भी लगाने का प्रयास किया, लेकिन कमरे में ये वाकया रिकॉर्ड हो गया और सोशल मीडिया के इस दौर में ये घटना सुर्खियों में आ गई। इस पर जहां विरोधी दल टीका टिप्पणी करने लगे हैं, तंज और कटाक्ष का दौर चल पड़ा है, तो वहीं पर CM नीतीश कुमार के समर्थन में खड़ी पार्टियां इसे शिष्टाचार बता रही है। छठ के नहाए खाए के दिन RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना के उलार सूर्य मंदिर पूजा करने के लिए निकले तो फिर छठ पूजा की बधाई देते हुए लालू प्रसाद यादव ने CM नीतीश कुमार के पैर छूने पर तंज कसा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये उनकी पुरानी आदत हो गई है। जब CM नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद यादव के इस तंज को सियासत के जानकार अलग नजरे से देखते हैं, वह इसे लालू यादव की सियासी दोस्ती और फिर अदावत से जोड़ते हुए देखते हैं। दोस्तों बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत के साथ ही सरकारी स्कूलों में छुट्टी को लेकर के शिक्षकों ने अपना विरोध जताया है। जब कई शिक्षकों ने छठ के पहले दिन स्कूल खुलने पर छुट्टी के लिए आवेदन दिया। आपको बता दूं कि कल से ही छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। इस बीच स्कूल खुलने का आदेश जारी किया गया है, जिसे लेकर के शिक्षकों में असंतोष है। जब बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9 तक की स्कूलों को छुट्टी को निलंबित कर दिया गया है, जिसके चलते पहले से ही विवाद उत्पन्न हो चुका है। शिक्षकों का कहना है कि छठ पर्व एक महत्वपूर्ण त्योहार है और इस अवसर पर उन्हें छुट्टी दी जानी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं कि लगभग 40% शिक्षकों ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि छठ के पहले दिन स्कूल खुलने पर उन्हें स्कूल जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिले में लगभग 22,000 महिला और फिर पुरुष शिक्षक कार्यरत हैं। उन्होंने पहले भी ऐसे अवसरों पर स्कूल बंद रखने की मांग की है। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि कौन है टार्जन को जानते हो, तो आपके दिमाग में, आपके मन में एक ही तस्वीर बनेगी। वह है एक जंगली लड़की की जो कि अफ्रीका के जंगल में पला बड़ा, जिसे बंदरों ने पाल पोस करके बड़ा किया। जानवरों के साथ बड़े होने से उसमें भी गजब की गति और फिर चपलता थी, तेजी से पेड़ पर चढ़ जाता था। इसी में आपको हम बताएंगे कि अचानक से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो वायरल हो रहा है। दरअसल आज इंटरनेट पर बिहार के पास एक फिटनेस उत्साही राजा यादव के रूप में अपना खुद का टार्जन है, जिसकी
ताकत और एथलेटिकता ने सोशल मीडिया यूजर्स को उनका फैन बना दिया है। यादव के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। जब बिहार टार्जन के नाम से मशहूर राजा के वीडियो में गति और फिर शक्ति का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है जिसे देख करके लोग हैरान रह गए। जब बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से ताल्लुक रखने वाले राजा यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट राजा यादव फिटनेस पर कई वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें वे थार और स्कॉर्पियो जैसे SUV के आगे निकलते नजर आ रहे हैं। हर पोस्ट में वे टार्जन की तरह दौड़ते, ट्रेनिंग करते और फिर अपनी सीमाओं को पार करते हुए नजर आते हैं। जब राजा के प्रशंसक इन पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रशंसा व्यक्त करने से पीछे नहीं हटते हैं। एक यूजर ने कहा कि आप में तेंदुआ जैसी गति है, जबकि दूसरे ने कहा कि कड़ी मेहनत करते रहो, तुम बहुत आगे जाओगे। उनके पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कई ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, यही है टार्जन, बिहार का टार्जन। दोस्तों, लगभग 24,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके कई प्रमाण पत्र पहले जांच में फर्जी पाए गए हैं। उनके दस्तावेज की दोबारा से जांच होगी। जब बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ऐसे वीडियो सामने आए दिन वायरल होते हैं जो उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं। अब शिक्षा विभाग की जांच से जो तथ्य उभर करके सामने आए हैं उससे लगता है कि ये शिक्षक फर्जीवाड़े के उस्ताद हैं। इस जाँच में करीब 4,000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। लगभग 24,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके कई प्रमाण पत्र पहले ही जाँच में फर्जी पाए गए थे। जब उनके दस्तावेजों की दोबारा से जांच होगी, वैसे जांच के दायरे में करीब 42,000 शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है। रिपोर्ट के अनुसार जो 4,000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं उनमें से करीब 80% ऐसे हैं जिन्होंने CTET की परीक्षा में तय मापदंड से कम नंबर पाने के बावजूद भी नौकरी हासिल कर ली थी। CTET की परीक्षा में कम से कम 60% नंबर हासिल करना अनिवार्य था। इसके अलावा 20% ने दिव्यांगता, जाति, निवास, खेल सहित अन्य प्रमाण पत्र फर्जी पेश किए थे। अब इन शिक्षकों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने की तैयारी में है, जहां इनसे दिए गए वेतन की वसूली भी की जाएगी। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर और पदस्थापन से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसी दिशा निर्देश के तहत शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी। जब बिहार में शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए 10 स्कूलों के नाम देने होंगे जहाँ पर वो पोस्टिंग चाहते हैं। 10 विकल्पों के आधार पर विद्यालय आवंटित नहीं होने पर पंचायत और फिर नगर निकाय के ऊपर की इकाई के आधार पर आवंटित होगा। वहीं पर ट्रांसफर की ये नीति सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षकों, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त शिक्षकों और फिर सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों पर एक समान रूप से लागू होगा। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक प्रमुख मुकेश सहनी पार्टी के 6ठे स्थापना दिवस पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वीआईपी को अब 4 नहीं 40 विधायकों की पार्टी बनाया जाएगा। मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता बनाए रखने और फिर अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया है। मुकेश सहनी के ऐलान बिहार की सियासत में भूचाल आ सकता है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पार्टी के 6ठे स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी थी। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा उपचुनाव से पहले एक ऐसा टारगेट सेट कर दिया है जिससे बिहार की सियासत में खलबली मच सकती है। आरजेडी की टेंशन तो जरूर इससे बढ़ ही सकती है। जब मुकेश सहनी ने एक बड़ा टारगेट सेट करते हुए कहा कि वीआईपी को 4 नहीं 40 विधायकों की पार्टी बनाया जाएगा। मुकेश सहनी के इस ऐलान से आरजेडी जरूर एहसास हो सकती है। दोस्तों, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपनी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे प्रशांत किशोर ने गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के कोरमथु गांव में प्रशांत किशोर ने बड़ी सभा की। प्रशांत किशोर ने अपनी सभा में भूमिहारों को समझाया और कहा कि नीतीश कुमार ने आपकी कई पीढ़ियों का नाश करने की साजिश रच दी। अपना वोट पानी में फेंक देना, लेकिन नीतीश कुमार को वोट मत देना। आपके कई पुश्ते इसका एक खामियाजा भुगतेंगे, वे बर्बाद हो जाएंगे। आपको बता दो कि प्रशांत किशोर गया जिला के बेलागंज में अपने प्रत्याशी मोहम्मद अमजद का प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने अपने सभा के लिए उस क्षेत्र में भूमिहारों के सबसे बड़े गांव कोरमथु को चुना। कोरमथु में भूमिहारों की सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आपकी लड़ाई लालटेन से थी, लेकिन अब लालटेन की लो बुझने वाली है। अब आपने नीतीश का हाथ पकड़ लिया है। जिन लोगों ने नीतीश का हाथ पकड़ा है उन्हें एक ही बात कहूंगा कि वे अपनी कई पीढ़ियों का नाश करने चले। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जमीन का सर्वे करना शुरू किया है। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वे भूमि सुधार का काम है। ये भूमि सुधार नहीं बल्कि उनसे बदला लेने की साजिश है। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया था। 117 से 43 सीट पर सिमट आने का दर्द नीतीश कुमार भूले हैं। वे जमीन सर्वे के बहाने उस समाज से बदला ले रहे हैं जिसने उन्हें 2020 में वोट नहीं दिया था।
दोस्तों बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 44 नई डीलक्स बसों का खरीद किया है। जो सभी बसें पटना आ गई है, रजिस्टर्ड भी करा दिया गया है। अब परमिट की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। जो आपको बता दें कि निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा ने बताया है कि नवंबर माह में बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। सभी डीलक्स बसें नॉन एसी है। ये प्रत्येक बस में 40 सीट है। बस के परिचालन शुरू होने के बाद यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। नई बसों को बस प्रमंडलों के बीच आवंटन कर दिया गया है। जहाँ पटना बस प्रमंडल को 8, मुजफ्फरपुर बस प्रमंडल को 8, पूर्णिया बस प्रमंडल को 8, दरभंगा बस प्रमंडल को 8, गया बस प्रमंडल को 6 और भागलपुर बस प्रमंडल को 6 बसें उपलब्ध कराई गई है। परमिट बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक दिन सभी बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहे, या शारदा सिन्हा इस दुनिया से चले गए हैं। शारदा सिन्हा के छठ गीत बिहार में काफी लोकप्रिय है। सभी पीढ़ियों के लोग छठ पूजा के दौरान उनके गीत गा रहे हैं, जबकि शारदा सिन्हा जीवन की लड़ाई लड़ते लड़ते जंग हार गई है। जब उनके गीत पूरे बिहार सहित हर उस जगह सुने जा रहे हैं जहाँ छठ पूजा का आयोजन हुआ है। शारदा सिन्हा को छठ गीत को लेकर के उन्हें प्रसिद्धि मिली, लेकिन छठ के दौरान ही शारदा सिन्हा इस दुनिया से रुखसत हो चले गए। आपको बता दो कि 4 दिवसीय छठ महापर्व का त्योहार शुरू हो चुका है। शारदा सिन्हा ने कुछ लोकप्रिय गीत भी गाए हैं, जैसे कि केलेवा के पात पर, अर्ग के बेर, कांच की बांस के बहंगिया, पहले पहल छठी मैया और कई अन्य गीत है। दोस्तों बिहार एनडीए की हाल की राजनीति देखेंगे तो फिर दो बातें साफ तौर पर दिखती है कि बीजेपी अपने कोर एजेंडों पर लगातार काम कर रही है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू इस पर बिल्कुल ही बैलेंस एक्ट कर रही है। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार का ये बयान भी बार बार गूंजता रहता है जो हर 10 दिन में आजकल जरूर दोहरा देते हैं कि इस बार वे इधर उधर नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। बिहार की राजनीति में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने बीजेपी के कोर एजेंडों के साथ समझौता कर लिया है या फिर कुछ और बात है। दरअसल हाल ही में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जेडीयू की ओर से उतना विरोध नहीं दिखा जैसा पहले हुआ करता था। भागलपुर में मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की बात पर भी जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है, या इससे पहले ही भी की राजनीति में ऐसा नहीं होता था और ऐसे मुद्दों पर जेडीयू मुखर विरोध करती थी। इसके भी आगे वक्फ संशोधन बिल पर भी जेडीयू एक प्रकार से केंद्र सरकार के सपोर्ट में खड़ी दिख रही है। यह खास बात नीतीश कुमार का लगातार आ रहा ये बयान भी है, जिसमें वे कहते हैं कि बीजेपी के साथ ही रहेंगे। आपको बता दूं कि बीते 18 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक मुस्लिम प्रभाव वाले 5 जिलों में जब गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली तो फिर जेडीयू की ओर से संयम प्रतिक्रिया सामने आई। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार में किसी के स्वाभिमान को खतरा नहीं है। हालांकि जेडीयू की ओर से मुखर विरोध नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के साइलेंट प्रोटेस्ट पर ही भाजपा ने गिरिराज सिंह की यात्रा से कन्नी काट ली। इसके बाद गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा का अगले चरण की घोषणा भी नहीं हुई है। दोस्तों छठ महापर्व के अवसर पर बिहार सरकार और स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंधन किए हैं। इस बार प्रशासन ने घर घर गंगा जल पहुंचाने का निर्णय लिया है ताकि व्रत करने वाले श्रद्धालु आसानी से छठ पूजा के सभी नियमों का पालन कर सके। नगर निगम की ओर से गंगा जल वाले टैंकर शहर के विभिन्न इलाकों में भेजे जाएंगे, जिससे छठ व्रती अपनी पूजा के लिए गंगा जल का उपयोग कर सके। प्रशासन ने घाटों पर भी विशेष व्यवस्था की है। इस बार पार्कों और फिर तालाबों की सफाई के साथ ही सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए घाटों का निरीक्षण किया गया है और सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। छठ घाटों का पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि व्रती बिना किसी परेशानी के पूजा कर सके। साथ ही आपको बता दूं कि प्रशासन द्वारा छठ पर्व के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे हर संभव सुविधा श्रद्धालुओं को प्रदान की जा सके। घर घर गंगा जल पहुँचाने के साथ घाटों की साफ सफाई, लाइटिंग, मेडिकल सुविधा और फिर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सरकार का ये कदम छठ पूजा को सुरक्षित और फिर सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ऐसे में बिहार में कई लोग छतों पर और फिर अपने घरों में भी छठ पर्व करते हैं, वहीं पर कुछ लोग घाट जाकर के पूजा करते हैं। इन सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने हर तरह की सुविधा का ख्याल रखा है। इस विशेष कदम के जरिए सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि श्रद्धालु छठ पर्व की पूजा को पूरी श्रद्धा और फिर सुविधा के साथ संपन्न कर सके। दोस्तों जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने की उनकी कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि उनका एकमात्र लक्ष्य बिहार के लोगों की स्थिति में सुधार करना है। यानी कि प्रशांत किशोर का साफ साफ कहना है कि प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर ने इमामगंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान के पक्ष में सोमवार को कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोगों के बीच में ये धारणा बनाने में लगे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने जोर
जोर देकर के कहा है कि लोगों के बीच बनाई जा रही है ऐसी धारणा बिल्कुल भी सच नहीं है और उनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा राज्य के लोगों की स्थिति में सुधार करना है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 35 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे और दोनों ने चुनावी लाभ लेने के लिए समाज को जाति के आधार पर बांटा। राज्य के लोगों की सेवा के लिए जनसुराज को मौका दिया जाए। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ने बिहार के लोगों के कल्याण और फिर विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, बिहार में पारिवारिक बंटवारे के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। यानी कि अगर आप अपने पारिवारिक बंटवारा करते हैं संपत्ति का, तो कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको कदम उठाना चाहिए ताकि पारिवारिक संपत्ति संबंध और फिर कानूनी स्थिति को सही ढंग से संभाला जा सके। साथ ही भाइयों के बीच भविष्य में किसी तरीके का कोई भी विवाद ना हो। आपको बता दूं कि पारिवारिक संपत्ति का सही तरीके से बंटवारा सुनिश्चित करें, जब सभी संपत्तियों का मूल्यांकन कर लें और उसका वितरण आपसी सहमति से करें। जब वसीयत या फिर समझौता पत्र तैयार करें ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके। बंटवारे के दस्तावेज को पंजीकृत करवा ले ताकि कानूनी विवाद से बच सके। बिहार में पारिवारिक बंटवारे मिली जमीन की रजिस्ट्री मात्र 100 रुपए में होती है, इसलिए बंटवारे के बाद सभी भाई अपने अपने नाम से जमीन की रजिस्ट्री करवा ले। आपसी रिश्तों में तनाव ना आए, इसके लिए पारिवारिक समझौता करें। कभी कभी बंटवारे से पहले या फिर बाद में पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। आपको बता दूं कि बंटवारे के बाद पारिवारिक संपत्ति और फिर अन्य मामलों को लेकर के कानूनी सलाह ले एक वकील से संपर्क करें जो कि संपत्ति विवरण, वसीयत और फिर अन्य कानूनी प्रक्रिया को समझने में मदद कर सके। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर एक बड़ा वर्ग खेती किसानी पर निर्भर है। इसके साथ ही आज के दौर में कई युवा अच्छी जॉब छोड़ करके खेती किसानी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसके अलावा सरकार की तरफ से खेती किसानी के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। इसी तरह बिहार सरकार की तरफ से मशरूम की खेती पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। आपको बता दूं कि मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार किसानों को 50% सब्सिडी दे रही है। इस बात की जानकारी बिहार कृषि विभाग ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। बिहार कृषि विभाग के एक्स पोस्ट पर कहा गया है कि मशरूम की खेती कम जगह में अधिक मुनाफा कमाने का मौका है। अब उत्पादन इकाई की लागत पर 50% अनुदान पाएं और अपनी कमाई बढ़ाएं। अगर कोई बिहार का किसान मशरूम की खेती के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन करता है तो फिर उसे सरकार की तरफ से मशरूम की खेती पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई किसान को मशरूम की खेती पर 20 लाख रुपए का खर्च आता है तो फिर सरकार की तरफ से 50% अनुदान दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि किसानों को सिर्फ 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे। 10 लाख रुपए बिहार सरकार देगी। सरकार का मकसद किसानों को खेती को लेकर के प्रोत्साहित और फिर आर्थिक रूप से मदद करना है। मशरूम की खेती के लिए गेहूं या फिर चावल भूसे का खाद बना करके तैयार करें। इस खाद को बनाने में करीब 1 महीने का समय लगता है। खाद तैयार होने के बाद आपको अपने कमरे में किसी सख्त जगह पर 6 से 8 इंच मोटी परत बिछा करके मशरूम के बीज लगाना है और उसे तैयार किए गए कंपोस्ट से ढक देना है। मशरूम की खेती खुले में नहीं होती है, इसके लिए आपको शेड वाली जगह की जरूरत होती है। दोस्तों, जनवरी 2024 में बिहार में नई आईटी नीति लागू की गई थी, जिसके बाद आईटीएस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, ड्रोन, लैपटॉप निर्माण कंपनियां समेत कई तरह की कंपनियां निवेश के लिए विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर रही है। बिहार आईटी नीति 2024 के तहत निवेश का लाभ उठाने के लिए 10 आईटी कंपनियों ने विभाग से के साथ पंजीकरण कराया है, जहां 10 अन्य आईटी कंपनियां अपने निवेश प्रस्ताव के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में है। ये जानकारी बिहार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि डेटा सेंटर कंपनियां बिहार में निवेश करने में इच्छुक है। राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है और बड़े बाजारों के नजदीक भौगोलिक स्थिति राज्य में निवेश का बड़ा कारण बन रही है। इसके अलावा सरकार कंपनियों को कई तरीके की सहायता और प्रोत्साहन दे रही है, जिसके चलते भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने भी बिहार आईटी नीति 2024 के तहत डेटा सेंटर में 268 करोड़ रुपए के निवेश के लिए आवेदन किया है और फिर औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटित कर दी गई है। दोस्तों, बिहार के बक्सर से एक अनोखा मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि 5 पीढ़ी के बाद एक दंपति 4 नवंबर को फिजी से बक्सर लौटा। कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद अपने पूर्वजों की जन्मस्थली पहुंचे दंपति के चेहरे पर खुशी थी, तो वहीं पर परिवार के अन्य सदस्य थोड़े भावुक हो उठे। अपने पूर्वजों की धरती पर आकर के अनिल कुमार और उनकी पत्नी
नाज के चेहरे देखने लायक थे। जब आपको बता दूं कि अंग्रेजी शासन के दौरान 1892 के आसपास बक्सर जिले के कई लोगों को सरकार ने गिरमिटिया मजदूर बना करके फिजी भेजा था। या इसमें से कई परिवार अपने पैतृक गाँव से बिछड़ गए और वर्षों तक उनका कोई भी संपर्क नहीं रहा। स्थानीय गाँव के मुखिया अरविंद यादव ने बताया कि आज के वक्त में विदेश में रहकर भी अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहना यह अपने आप में एक मिसाल है। ये देख करके हमें आश्चर्य हुआ। अरविंद यादव ने यह भी बताया है कि जब अपने परिवार से मिले तो फिर भावुक होकर के रोने लगे। जब अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का ये एक मिसाल देखने को मिला है। इस दंपति ने अपने दादा की तस्वीर और फिर परिवार की पुरानी कहानियों के माध्यम से अपने वंशज पूर्वजों की पहचान की है। जब वर्षों की खोजबीन के बाद वे अंत में बक्सर के केसट गाँव पहुंचे। गाँव में लोगों ने स्वागत भी किया। गाँव आने के बाद अनिल कुमार ने बताया है कि बचपन से हमने कहानी सुनी थी कि हमारे पूर्वज भारत में बिहार राज्य के बक्सर जिले के केसट के रहने वाले हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमने खोजबीन शुरू की। पिछले 2 साल से जानकारी मिली गांव के बारे में तो हमने भारत के लिए टिकट बुक कराया और चले आए। अनिल कुमार ने कहा है कि हमने अयोध्या में दिवाली मनाई और फिर वहां से अपने गाँव पहुंचे। ये हमारे लिए एक तीर्थ स्थल से कम नहीं है। जब गाँव आने पर परिवार के लोगों से मुलाकात हुई, ये बेहद खुशी का वक्त था। जब पत्नी नाज ने बताया है कि हमने जो सपना देखा था वह आज सच हुआ है। अपना गांव देखने के लिए चले थे, यहाँ तो हमें परिवार भी मिल गया। या ऐसे में बेहद खुशी हो रही है। अब पूर्णिया की बेटी कशिश कपूर ने लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री पाकर के बिहार का नाम रोशन किया है। यह कशिश पूर्णिया के न्यू कृष्णपुरी मोहल्ले के निवासी पवन कुमार सिंह और जूली सिंह की बेटी है। उनके पिता सरकारी अधिकारी है जबकि मां अधिवक्ता है। यह कशिश की इस उपलब्धि से उनके परिवार के साथ साथ पूरे पूर्णिया में खुशी का माहौल है। कशिश ने इससे पहले एक रियलिटी शो में शोहरत पाई है जिसमें उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस शो को अभिनेत्री सनी लियोनी ने होस्ट किया था। जब कशिश इस शो में अपनी छवि के कारण सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हुई। उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या 6 लाख से भी अधिक है। इस सिलसिला के बाद उन्हें कई और टीवी शो और इवेंट्स में हिस्सा लेने का मौका मिला जिससे उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा हुआ। कशिश कपूर की प्रारंभिक शिक्षा ब्राइट कैरियर स्कूल और फिर मिलिया कॉन्वेंट स्कूल में हुई है जहाँ से उन्होंने 10वीं और फिर +2 की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के MIT यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में स्नातक किया। जब कशिश ने गुजरात में आयोजित 36वें नेशनल गेम्स में एंकरिंग भी की है जो उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। कशिश के पिता पवन सिंह ने बताया है कि उनकी बेटी का रुझान बचपन से ही मीडिया और एंटरटेनमेंट की ओर था। जब वे +2 के बाद एक तकनीकी संस्थान में एडमिशन लेने के लिए गई लेकिन उनकी दिलचस्पी फिल्मों और फिर मीडिया की दुनिया में चली गई थी। इस वजह से उन्होंने मुंबई का रुख किया और कई बड़े रियलिटी शोज में अपनी जगह बनाई। बिग बॉस में उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री ने पूर्णिया और फिर बिहार के लोगों में गर्व का एहसास भर दिया है। जब कशिश की इस उपलब्धि पर उनके परिवार और फिर परिचितों ने उन्हें खूब बधाइयां दी है। जब समाज सेवी दीपक कुमार झा जो कि कशिश के परिवार से के करीबी हैं, उन्होंने कहा है कि कशिश की मेहनत और लगन ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है। उन्होंने पूर्णिया और बिहार वासियों से अपील की है कि कशिश को वोट देकर के उनका सपोर्ट करें ताकि वे बिग बॉस के मंच पर सफलता का परचम लहरा करके बिहार का मान बढ़ा सके। दोस्तों, बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों को अब पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे शिक्षा विभाग ने PM पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन व्यवस्थापक के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसमें रसोइयों को भी अच्छा मौका दिया गया है। उन्हें व्यवस्थापक बनने का मौका दिया जाएगा। हालांकि व्यवस्थापक बनने के लिए उन्हें सरकार की एक शर्त पूरी करनी होगी। जब पहले चरण में चिन्हित 10 जिलों में चयनित 2 पंचायत यानी कि कुल 20 पंचायतों के सभी विद्यालयों में प्रोजेक्ट लागू होगा। ये जिले मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, भागलपुर, लखीसराय और औरंगाबाद है। आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए संबंधित जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। इसके मुताबिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार कराने एवं बच्चों के लिए खिलाने में अधिकतर समय व्यर्थ जाता है। इसके कारण बच्चों और फिर शिक्षकों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। इसीलिए बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक पंचायत के लिए मध्याह्न भोजन व्यवस्थापक और एवं सहायक व्यवस्थापक चयनित किया जाएगा जिसके ऊपर योजना के संचालन की पूर्ण जवाबदेही होगी। दोस्तों, बिहार के किसान अच्छी कीमतों में
अब धान बेच सकेंगे। जब बिहार के किसान यदि चाहे तो फिर अपनी धान की उपज अच्छी कीमतों में बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसानों को कुछ जरूरी काम करना होगा। आपको बता दूं कि बिहार में सहकारिता विभाग के द्वारा 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जानी है। कोसी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा और सारण प्रमंडल के सभी जिलों में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू कर दी गई है, जबकि बाकी इलाकों में 15 नवंबर से धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में बिहार के किसान सहकारिता में धान की बिक्री कर सकते हैं। अगर आप सहकारिता में धान की बिक्री करना चाहते हैं तो फिर आपको पहले किसान पंजीकरण करना होगा। जहाँ सहकारिता प्रबंधक रुपेश कुमार ने बताया है कि धान बिक्री के लिए किसानों को पहले कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gb.in पर निबंधन करना होगा, यानी कि रजिस्टर करना होगा। जो किसान पहले ही इस पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन्हें निबंधन नहीं करना पड़ेगा। किशनगंज की बेटी ने कमाल कर दिया है। किशनगंज की बेटी आसना रोहानी सिक्किम राज्य की राज्य न्यायपालिका की नई न्यायाधीश बनी है। जी आपको बता दूं कि किशनगंज की बेटी आसना रोहानी के इस कामयाबी से पूरे जिले भर में उन्हें बधाइयां मिल रही है, उन्हें शाबाशी मिल रही है। किशनगंज शहर के पास समदा गांव की लड़की आसना रोहानी सिक्किम न्यायिक सेवा के सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में दूसरे स्थान पर आई है, जिसको लेकर के पूरे किशनगंज जिले भर से उन्हें जम करके बधाइयां मिल रही है। किशनगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ वकील शिशिर दास ने कहा कि छोटे से गांव से परे सिक्किम राज्य की राज्य न्यायपालिका की नई न्यायाधीश बनी आसना रोहानी को जिला बार एसोसिएशन की ओर से शुभकामनाएं और फिर बधाई। मंगलवार को यह खबर किशनगंज में फैल गई और फिर शहर और ग्रामीण इलाकों में खुशी छा गई है। आसना के पिता रिटायर मोहम्मद मजहरुल इस्लाम एक इंजीनियर है और माँ एक गृहिणी है। आपको बता दूं कि नए न्यायाधीश की स्कूली शिक्षा और कानूनी शिक्षा पहले उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातकोत्तर की है। जब वहीं पर इस पर आसना ने कहा कि इन प्रतियोगी परीक्षा को पास करने की प्रेरणा माँ और पिता से मिलती है और उन्होंने इसके लिए अपने माता पिता और शिक्षकों को सफलता का राज बताया है। आसना की कामयाबी को लेकर के आप क्या कहते हैं, आप क्या सोच रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।